Hello, dear friends. Welcome back to your online class. Today, we are going to discuss about a new topic, that is translation. Let's start. देखिए, टॉपिक है आपका ट्रांसलेशन. क्या है ट्रांसलेशन? अब आप ट्रांसलेशन का मतलब जानते हैं. ट्रांसलेशन का अर्थ क्या होता है? अनुवाद करना. क्या होता है? अनुवाद करना. ठीक है. तो अनुवाद करना एक क्या है? एक हिसाब से देखा जाए तो ये एक आर्ट है, यानी एक कला है. क्या है? ये एक कला है. यानी एक भाषा के वाक्य का दूसरी भाषा में रूपांतरण करना, यानी ट्रांसलेट करना, उसको क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है. ठीक है. एक भाषा से दूसरी भाषा में उसका अनुवाद करना, उसका ट्रांसलेशन कहलाता है. अब समस्या क्या है कि अधिकांश जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो हिंदी भाषा में ज़्यादातर अपनी स्टडी को इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए, यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में जो अनुवाद करना है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत बड़ा एक हार्ड टास्क हो जाता है उनके लिए. क्या है? एक प्रकार से एक कठिन कार्य हो जाता है. ठीक है. अंग्रेजी आपको पता है एक विदेशी भाषा है. इंग्लिश क्या है? एक फॉरेन लैंग्वेज है. क्या है? फॉरेन लैंग्वेज, यानी विदेशी भाषा है. अब ऐसी स्थिति में एक फॉरेन लैंग्वेज होने की वजह से अधिकांश जो छात्र है, उनके द्वारा अंग्रेजी का अध्ययन मात्र परीक्षा पास करने हेतु किया जाता है. यानी जनरल एम अपना सबका क्या है? हम सबका एक सामान्य जो लक्ष्य है, जनरल जो एम है, वो हमारा क्या है? एग्जाम को पास करना. टू पास एग्जाम. अब बताइए, जब हमारा लक्ष्य ही एग्जाम पास करना है, तो भला कौन किसी फॉरेन लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा ना. वो क्या सोचेगा कि उस चीज़ को क्या करके, बाय हार्ट करके, यानी रट करके. क्या करके? रट करके, यानी उसको रट्टा मार के अंग्रेजी को क्या कर लेते हैं? पास कर लेते हैं. रट करके पास कर लेते हैं. लेकिन अंग्रेजी से हमेशा क्या बना रहता है? एक अजीब सा फियर बना रहता है, एक अजीब सा डर बना रहता है. तो चलिए, आज अपन क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसे हिंदी भाषी खास तौर से जितने भी लर्नर है, उनको अंग्रेजी का ये जो भय है, ये जो डर है ट्रांसलेशन को लेकर के या उसके रीडिंग को लेकर के, जितने भी कंटेंट को लेकर के जो भी एक डर पैदा हो गया है, हम कोशिश करते हैं कि उसको कुछ इजी वे में, यानी कुछ सरल तरीके से, हमारा लक्ष्य आज क्या रहेगा? कुछ इजी वे में, यानी सरल तरीके से उसको कैसे सीखे, इसकी बातें अपन सीखेंगे. करना क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कि अनुवाद करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी कि विभिन्न प्रकार के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, क्या हमें ये अच्छे से आते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने जितने भी नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक है, इसके अलावा प्रेपोजिशन है, ठीक है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है. तो इन चीज़ों का क्या हमें अच्छे से नॉलेज है,
यानी ये चीज़ पहचानना आपको आना ही चाहिए। इसके बाद देखिए नंबर 2 कार्य क्या है? नंबर 2 कार्य है कि आपको अच्छे से पहचान आनी चाहिए किसकी? टेंस की। क्या आपको टेंस की अच्छी जानकारी है? क्या टेंस के पैटर्न की जानकारी है आपको? क्या आपको इसके स्ट्रक्चर की जानकारी है? या पैटर्न या स्ट्रक्चर का मतलब मैं सेंटेंस के जो फॉर्मूलाइज होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये जानकारी है तो आपके लिए ये काम कोई मुश्किल काम नहीं होने वाला है। ठीक है। और इसके बाद नंबर 3 हमें जो जानकारी चाहिए वो क्या है? वेरियस रूल्स। अब यहाँ कहेंगे वेरियस रूल्स की सर आप बात कर रहे हैं तो क्या ये ज़रूरी है? जी, आपको विभिन्न प्रकार के एक लैंग्वेज को ट्रांसलेशन करने के जो रूल्स होते हैं उनको ध्यान में रखना ही होगा। अब वो वेरियस रूल्स में आपके क्या हो सकता है? अगर मैं बात करूं नंबर 1 की तो आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कंकर्ड। आपको किसकी जानकारी होनी चाहिए? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जानकारी होनी ही होनी चाहिए। इसके बाद और आपको क्या ध्यान में रखना है? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। किसका ध्यान रखना है? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, यानी कौन से टेंस का किस संदर्भ में, किस सीक्वेंस में, किस क्रम में हमें यूज करना है। अर्थात हमें यह मालूम होना चाहिए कि जब आपका मेन क्लोज है उसमें कौन सा टेंस है और सबऑर्डिनेट क्लोज में कौन सा टेंस आएगा। इसके बाद नंबर 3 आपको जो ध्यान में रखना है वो है रूल्स। आपको कुछ और याद रखने हैं और वो रूल्स हैं किसको रिगार्डिंग करके हैं? रूल्स रिगार्डिंग यानी किससे संबंधित है? रूल्स रिगार्डिंग। अब आप देखिए जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, रूल्स रिगार्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी रूल्स हैं उनको आपको दिमाग में रखना है। और इसके अलावा उसके बाद नेक्स्ट कार्य आपका क्या हो जाता है कि आपको कुछ जानकारी किसकी होनी चाहिए? जितने भी रिपोर्टेड स्पीच है आपको उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या चाहिए आपको? जितने भी वॉइसेज है उनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर हुई बात? और इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला जो पॉइंट है नंबर 4, उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि सेंटेंसेज जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ये आपको जानकारी में रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट पे अपन चर्चा करते हैं। ट्रांसलेशन मेड इजी। कैसे बनाए ट्रांसलेशन को इजी? ट्रांसलेशन मेड इजी। कैसे बनाए ट्रांसलेशन को इजी? सर्वप्रथम आपको ये जानना आवश्यक है कि वाक्य यानी जो सेंटेंस है, क्या जानना आवश्यक है? सेंटेंस जो है उसमें प्रयुक्त विभिन्न जो भाग है, सेंटेंस में प्रयुक्त विभिन्न जो भाग है, और सेंटेंस में प्रयुक्त विभिन्न भाग क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा और एडवर्बियल होगा। ये जो 5 पॉइंट है, क्या चीज़ है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है और एडवर्बियल है। इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सब्जेक्ट जो कार्य करने वाला हो, वर्ब जो कार्य हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो कर्ता ने काम किया, क्रिया क्या हुई,
और कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, और एडवर्बियल जो टाइम प्लेस इनके बारे में बताए। क्लियर हुई बात? अब आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? ठीक है, अब देखिए यहां मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे सेंटेंस है आपका, द villagers elected my uncle the sarpanch of our village last month। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस को फिर से, यहां देखिए द विलेजर्स इलेक्टेड माई अंकल द सरपंच ऑफ आवर विलेज लास्ट मंथ। अब इन चीज़ों को आपको पहचानना है कि एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए सबसे पहले अगर आप प्रश्न करेंगे कि किसने चुना, हु, तो आपको आंसर मिला द विलेजर्स। किसने चुना? विलेजर्स ने चुना। ठीक है, इसके बाद हु से प्रश्न आया तो आपको आंसर मिला, और वो आपका निकल करके आया सब्जेक्ट। क्या निकल करके आया? सब्जेक्ट निकल करके आया। ठीक है, तो सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? अगर आप प्रश्न करेंगे उस सेंटेंस से कि कौन या किसने या किन्होंने, कौन, किसने या किन्होंने, अगर इनका आंसर आपको जो भी मिलेगा तो वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्लियर हुई बात? इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें किसके बारे में? वर्ब के बारे में। अब देखिए कोई कार्य क्या हुआ, कोई कार्य क्या हुआ, इसका पता हमें कैसे चलेगा? यानी वर्ब की पहचान कैसे करेंगे? एक वर्ब की पहचान है, वो किस संदर्भ में करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वर्ब क्या है? अब देखिए विलेजर्स ने क्या किया। अगर हम सब्जेक्ट से सवाल पूछेंगे, व्हाट से, क्या किया, तो चुना, तो क्या निकल करके आया? वर्ब निकल करके आया। उसके बाद फिर पूछेंगे किसको चुना, तो क्या निकल करके आया? यानी वर्ब क्या हुई। वर्ब से फिर व्हाट से प्रश्न या हु से प्रश्न पूछेंगे तो वो जो आंसर मिलेगा वो आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से फिर पूछेंगे क्या। ठीक है, तो देखिए दो ऑप्शन है या ऑब्जेक्ट में, एक माई अंकल और एक सरपंच। किससे पूछा आपने? वर्ब से पूछा। तो ऑब्जेक्ट ये है आपका, और इसके बाद द सरपंच जो है वो आपका क्या हो गया? इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। हु इज माई अंकल द सरपंच, हु इज सरपंच माई अंकल। इसका मतलब दोनों ही क्या है? एक ही है। जब एक ही हो ऐसी स्थिति में वो उसका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है? ऑफ। तो ये प्रीपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन जो होते हैं पूर्वसर्ग या संबंध सूचक अवयव। क्या ये इसमें जो वर्ड है जैसे मैं है, पर है, ठीक है, को है, ऐसे जितने भी वर्ड होंगे वो प्रेपोजिशन। इसके बाद आवर विलेज, किसका? हमारे गांव का। लास्ट मंथ, तो ये लास्ट मंथ आपके क्या हो गया?
एडवर्ब समय के बारे में, स्थान के बारे में बताने वाले शब्द क्या हो गए? एडवर्ब्स या एडवर्बियल्स। तो अब आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से आपने क्या पहचाना कि एक जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में बेसिक जो एलिमेंट होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल है। अगर आपको अच्छे से इनको पहचानना आता है तो फिर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके अलावा बाकी जो आपको बातें बताई गई है उनको भी फॉलो करना है। अब देखिए अपन कुछ इस प्रकार की बात कर लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस में ट्रांसलेशन कैसे करें। देखिए मैं एक यहाँ पर छोटा सा सेंटेंस लिखता हूँ, मैं खेलता हूँ। सेंटेंस क्या है? मैं खेलता हूँ। अब बताइए यहाँ पर मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। खेलता हूँ क्या हो गया? वर्ब। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अब मैं के लिए क्या लिखेंगे? आई। और खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। अब आपको टेंस की जानकारी है, यहाँ ता हूँ आया हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये अपन टेंस पढ़ेंगे तो डिटेल से जानकारी करेंगे। तो इस सेंटेंस का क्या हो गया ट्रांसलेशन? आई प्ले। अब देखिए इसके बाद इससे बड़ा सेंटेंस लेते हैं थोड़ा सा, नंबर 2 सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है मैं फुटबॉल खेलता हूँ। क्या है? मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या चीज़, एक शब्द बढ़ा है, वो क्या बढ़ा है? देखिए ये आपने पहले ही पहचान लिया, क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? फुटबॉल, ऑब्जेक्ट। और खेलता हूँ क्या है? वर्ब। कौन खेलता है? मैं, तो सब्जेक्ट हुआ। क्या करता हूँ? खेलता हूँ, तो वर्ब हुआ। क्या खेलता हूँ? फुटबॉल, तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अब इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। क्लियर हुई बात? इसके बाद इससे बड़ा थोड़ा सा सेंटेंस लेते हैं, नंबर 3 सेंटेंस। मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता हूँ। मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता हूँ। खेलता हूँ। अब देखिए यहाँ मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता हूँ। मैं के बारे में पहले जान लिया, अब नया शब्द क्या मिला? प्रतिदिन। फुटबॉल ऑब्जेक्ट पहले ही पहचान लिया और खेलता हूँ वर्ब है वो आपने पहले ही पहचान ली। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई प्ले आई प्ले फुटबॉल एवरी डे या डेली। तो क्या नया शब्द है वो क्या निकल के आया? नया शब्द है वो आपके निकल के आया डेली शब्द, ठीक है, जो कि एडवर्ब है। इसके बाद देखिए इससे थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लेते हैं, नंबर 4। नंबर 4 सेंटेंस लेते हैं, मैं प्रतिदिन मैं प्रतिदिन सुबह या शाम को, एक ही बात है, कोई भी एक वर्ड जोड़ लीजिए, शाम को मैं प्रतिदिन शाम को मैं प्रतिदिन शाम को फुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग डेली। क्या हो जाएगा? आई प्ले फुटबॉल, इसके बाद क्या हो जाएगा? इन द इवनिंग डेली। इन द इवनिंग डेली। क्लियर हुई बात? चलिए इसके बाद देखिए थोड़ा और बड़ा सेंटेंस लेते हैं,
नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं प्रतिदिन शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ। मैं प्रतिदिन, सुबह या शाम को एक ही बात है, पहले शाम लिखा तो यहीं शाम लिख देते हैं। मैं प्रतिदिन शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होगा देखिए। इस सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए आपको वही प्रोसेस कंटिन्यू चलाना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। अब क्या लगा, 5 o'clock फिक्स समय है तो 5 बजे। कब की बात है, इन द इवनिंग की बात है, इन द इवनिंग। और कब, डेली, इन द इवनिंग डेली। क्लियर हुई बात। इसके बाद देखिए, थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 क्या है, मैं प्रतिदिन कॉलेज के मैदान पर या मैदान में शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ। अब आप देखेंगे इतना बड़ा सेंटेंस है और इसका ट्रांसलेशन करना है तो आप कैसे करेंगे। बस चलते जाइए कंटिन्यू। वही सबसे पहले आई, उसके बाद प्ले, उसके बाद फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। अब कहाँ पर, एट या इन द कॉलेज ग्राउंड। और इसके बाद क्या हो जाएगा, टाइम 5 o'clock, उसके बाद समय इन द इवनिंग और इसके बाद डेली। अब देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, कितना आसानी से इसका ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है। अब इसके अलावा भी आप इस सेंटेंस को और बढ़ा सकते हैं। मैं प्रतिदिन शाम को 5 बजे मेरे दोस्त के साथ में स्कूल के ग्राउंड में या कॉलेज के ग्राउंड में फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था कि आप एक छोटे से सेंटेंस से कितने बड़े सेंटेंस बना सकते हैं। ध्यान आपको रखना है ये जो रूल्स वगैरह हैं इनका। ठीक है। इसी प्रकार जैसे मैं लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं प्रतिदिन एक पत्र लिखता हूँ, मैं अपने मित्र को प्रतिदिन पत्र लिखता हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए अभी जितनी भी बातें आपने पढ़ी उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अलावा जितने भी बेसिक एलिमेंट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल है, इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना ही रखना है। सब्जेक्ट क्या होता है, कार्य करने वाला, कार्य क्या हुआ, वर्ब हो गया, वर्ब क्या हुई, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देना, कॉम्प्लीमेंट हो गया, वो कार्य कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब एडवर्बियल हो गया। तो इस प्रकार से इन बेसिक एलिमेंट को आपको ध्यान में रखना है। एक सब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो सकता है, नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन फ्रेज हो सकता है। वर्ब है,
वो आपके हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो सकती है, केवल मेन वर्ब हो सकती है। तो इस प्रकार से अलग अलग वर्ब के भी पार्ट हैं जो आपने पहले ही पढ़ लिए हैं। ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ देखिए, तो इस प्रकार से ये कुछ बेसिक एलिमेंट थे, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब ये थोड़ी सी शुरुआत है, इसके बाद अपन टेंस को पढ़ेंगे, टेंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कि टेंस होता क्या है, टाइम और टेंस में क्या फ़र्क होता है, सेंटेंस को ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। बिल्कुल ये समझ लीजिए कि ये क्लासेस जो आपने रेगुलर अगर अटेंड की तो आई प्रॉमिस कि आपको इंग्लिश ग्रामर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब होता क्या है कि अपन अ, पढ़ते कम हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं और किसी चीज़ पे कंसंट्रेट तो होता ही नहीं है। अपन सिर्फ क्या करते हैं, बस ये देखा वो देखा, 5 मिनट में देख लिया, 10 मिनट में देख लिया, और भाई 5-10 मिनट में कुछ नहीं होना है। आपको उस टॉपिक को, जितने भी ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना ही होगा। अगर आपको वास्तव में कुछ अचीव करना है और अगर आपको पढ़ना है, मैं कुछ यहाँ ग्रामर के टॉपिक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें जानकारी में रखना है, कंटिन्यू इस क्लास के अंदर बने रहिए। आपको ये भी ध्यान में रखना है, आगे अपन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, इसका यूज कैसे किया जाता है, टेंस को कैसे पढ़ें, सीक्वेंस ऑफ टेंस कैसे पढ़ें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले जो मैंने क्लासेस ली हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, आपको कंटिन्यू उन चीज़ों का भी ध्यान में रखना है, उनको पढ़ना है, ठीक है, समझना है। और फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई भी क्यूरीज है, किसी प्रकार के कोई प्रश्नों के बारे में जानना है, समझना है, तो आप बेझिझक पूछिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।